students, today we are going to read about the Chief Minister and the High Court. So the Chief Minister is the head of State Council of Ministers. The Chief Minister is the actual head of the executive power of the state. Leader of the majority party in the state legislative assembly is appointed as Chief Minister by the Governor. तो जैसा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और साथ ही साथ एक्चुअल हेड भी कहलाते हैं. उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. लेकिन अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें स्टेट के लिए तो उनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो करते हैं. पावर्स and function of chief minister. So first function is constitute the cabinet. जब chief minister अपॉइंट हो जाते हैं तो उनके साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करते हैं गवर्नर को और गवर्नर उन पर्टिकुलर पर्सन्स को कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं. तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आता है कि अपॉइंटमेंट जो भी होंगे स्टेट लेवल पे वो गवर्नर करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट. तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर कहलाएंगे और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उनके बारे में उनको अनाउंस करना या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना, स्टेटमेंट देना, ये सब कुछ काम चीफ मिनिस्टर का होता है. वो स्टेट के कह सकते हैं कि स्पोक्स पर्सन होते हैं. नेक्स्ट वन इज अ लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर. चीफ मिनिस्टर फंक्शंस एज a link between governor and council of minister. He keeps the governor informed of the decisions of the council of minister. अब हम देखेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं. तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उनकी अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर करते हैं और जो भी उनके पावर्स होंगे वो भी बताने का काम या उनके डिपार्टमेंट को मेंशन करने का काम ये चीफ मिनिस्टर का ही होता है. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनके फीचर्स के बारे में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट वन इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी मिनिस्टर्स वर्क करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन को फॉलो करेंगे. ए डिसीजन अगेंस्ट एनी वन मिनिस्टर इन द हाउस इज कंसिडर्ड टू बी अ डिसीजन अगेंस्ट द होल कैबिनेट. नेक्स्ट वन इज टू डिसाइड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो स्टेट जो भी डेवलपमेंट पॉलिसी बनाती है, स्कीम बनाती है, लॉ मेंटेनेंस के, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए जो भी इफेक्टिव स्टेप लेती है तो ये सारे पॉलिसीज को डिसाइड करने का काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है. लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं. Parliamentary form of government, the Council of Minister and Legislature are closely related. Therefore, in legislature matters, the Cabinet of Minister are all powerful. Subject on which government wants to make laws, the Cabinet prepare the draft of concerned legislature and puts it up in the legislature and get them passed. Next is financial power. So the Council of Ministers decide financial power and implements them. To prepare annual budget and get it passed is responsibility of Council of Ministers. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेट में रियल पावर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है और टाइटलर हेड जो होते हैं वो होते हैं गवर्नर. अब हम जुडिशरी के बारे में स्टडी करेंगे. तो स्टेट में जुडिशरी सिस्टम जब होता है तो उसमें हाई कोर्ट सबसे ऊपर होता है और हर एक स्टेट में
एक हाई कोर्ट भी है. As per the 24th Amendment of the Constitution, the Parliament, if so wishes, may set up only one High Court for 2 or more state and union territory. High Court of Madhya Pradesh is situated in Jabalpur. For the convenience of the people, there are 2 branches, one in Gwalior and other one is Indore. तो जुडिशरी के बारे में अगर हम देखें तो हर एक स्टेट के लिए यूनियन में एक हाई कोर्ट के लिए बनाया गया है, लेकिन 24th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें ये डिसाइड किया गया कि एक हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट्स के लिए भी चलाया जा सकता है. और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जबलपुर में है और लोगों की सुविधा के लिए उसके 2 ब्रांचेस बनाए गए हैं, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में. लेट्स रीड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हाई कोर्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो जो भी जस्टिस होंगे, चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट. और साथ ही साथ जो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस के साथ और गवर्नर के साथ कंसल्ट करके अदर जस्टिस की भी अपॉइंटमेंट की जाती है. नंबर ऑफ जजेस. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द प्रेसिडेंट एज पर नीड. फंक्शंस एंड पे एंड अलाउंसेस. So, judges of High Court can remain in their office till attainment of 62 years. हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के टेन्योर के बारे में पढ़ा था, वो 65 इयर्स है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस के लिए एज लिमिट 62 इयर्स है. ये आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे भी वो अपनी पोस्ट पे एज लिमिट खत्म होने पर अपनी इच्छा से या प्रेसिडेंट अगर इम्पीचमेंट लाते हैं तो उस कंडीशन में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है. उनके पे अलाउंसेस और अदर जो सुविधाएं हैं पार्लियामेंट जैसा डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग होता है. क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस. शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी लेस देन 62 years of age, should have worked as a district and session judge for 10 years or worked as advocate in one or more high court for 10 years and in the president's view should be a renowned jurist. Next one is other matter. The judges have to take an oath of office before occupying their post. President may consultation with the Chief Justice of the Supreme Court, transfer of Chief Justice or judges of one high court to another high court. Retired judge of the high court cannot practice in the state from where he has retired. The work or post of judges cannot be criticized. तो जैसा हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक ऐसा ही रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है. Let's read about the powers and functions of the high court. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी जुरिस्डिक्शन. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. प्राइमरी जुरिस्डिक्शन मीन्स सच केसेस विच कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द हाई कोर्ट. तो फर्स्ट उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट अगर होता है तो वो केवल हाई कोर्ट में ही सबमिट किया जा सकता है. High Court give permission to go to Supreme Court in an appeal against any decision given by it. तो हाई कोर्ट ही परमिशन देता है किसी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास किसी अपील के अगेंस्ट में जाने के लिए. नेक्स्ट वन इज एनी मैटर और पॉइंट रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इफ इज लाइंग इन एनी ऑफ द subordinate courts, it can call for such a case and decide it. और अगर साथ ही साथ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो इसे केवल हाई कोर्ट में ही प्रेजेंट किया जाता है. सेकेंड वन इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन. तो हाई कोर्ट के पास राइट होता है
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अपील्स को सुन सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं सिविल अपील और नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल अपील। थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction. The High Court exercise control over its subordinate courts. It can decide the mode of functioning of the subordinate court. तो किस तरीके से क्या काम करेंगी हाई कोर्ट के अंदर में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, उनके रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, वर्कआउट, तो और सारे जो मैटर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी हाई कोर्ट का होता है। साथ ही साथ इनके पास होता है राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द हाई कोर्ट हैव ए राइट टू इंक्वायर और हेयर एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ or administrative order to say whether it is as per the constitutional provision or not. If the court feels that concerned law and or order is against the constitution, then it may declare it as null and void.